हेलो एवरीवन। तो आज हमारा ऐसे का टॉपिक रहेगा अनटचेबिलिटी इंग्लिश का, और हिंदी का रहेगा बेरोज़गारी की समस्या। तो ये दोनों ऐसे जो हैं वो भी आप ऐसा मान करके चलिए कि ये भी सदाबहार टॉपिक हैं, इनके रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसमें जैसे अभी सिर्फ अनटचेबिलिटी लिखा हुआ है, कल को कुछ इसी से रिलेटेड और इससे भी पूछा जा सकता है। हिंदी में भी ये पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी। तो आपको इसको एड्रेस करना आना चाहिए। तो शायद अब तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का कितना ज़्यादा रोल होता है। तो इसलिए आप इन चीज़ों को हल्के में ना लें। अब हम लगभग फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था ऐसे करवाने का, वो लगभग अब ख़त्म हो रहा है। तो लगभग 5-10 ऐसे बचे हैं, फिर मैंने अपना काम कर दिया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को कितना सीरियसली लिया हुआ है। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ अभी भी कि अगर जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ इन ऐसों के अंदर, आपने अगर वो चेप दिया उधर जा कर के, मैं श्योर शॉट आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप डीवी में जाने वाले हैं। डिसाइड तो करेगा टाइपिंग आपकी, और साथ में आपकी ट्रांसलेशन की सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पर अगर आपने इन चीज़ों को कर लिया तो ये काफ़ी हद तक आपको एक्स्ट्राज प्रोवाइड करवा देंगे, इतनी मेरी गारंटी है आपको। पर आपको इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, साफ़ सुथरा लिखावट, क्योंकि लिखावट का जो है वो हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है हाई कोर्ट के क्लर्क में। जिनकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी, सुंदर और साफ़ सुथरा लिखते हैं, उनको अच्छे नंबर मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए आपने भी कोशिश करनी है, कटिंग से बचना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। और कोशिश कीजिए कंटेंट भी अच्छा उसमें एडिशन हो, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी इसके बारे में बताया हुआ था कि एग्ज़ामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कॉपियाँ पढ़ने में। उसको कोई रुचि नहीं है कि वो आपकी 20 से 25 या 15-20 पेज की आंसर शीट को पढ़े। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना नीटली और प्रेजेंट करते हैं अपने कंटेंट को, ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो मजबूर हो आपकी कॉपी पढ़ने के लिए कि बच्चे ने आखिर इसमें लिखा क्या है ऐसा, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकें। इसलिए आज के हम इसी मैसेज के साथ आपको आज के हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ऐसे को शुरू करने का तरीका ये भी होता है, शायद मैंने आपको बताया भी है कि एक अच्छे से कोट के साथ भी आप ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप कोट लिखेंगे ना, तो कोट को हमेशा सेंटर में रखना हो, इन्वर्टेड कोमास में रखना है। इससे जो है वो एक अच्छे शेप और उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है देखने वाले पे। इसके बाद जैसे आप स्टार्ट करेंगे कि द बर्थ ऑफ अ स्टेट इज इन द लॉन्ग रन इज़ द बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स कंपोजिंग इट। ये जॉन स्टुअर्ट मिल की कोटेशन है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप लिखेंगे फिर, अनटचेबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डीप रूटेड एंड पेनफुल सोशल इविल्स दैट कंटिन्यूज टू haunt Indian society despite being legally abolished over 7 decades ago. It stems from the rigid caste systems that historically divide society into hierarchical groups and assigned inferior status to certain communities, particularly the Dalit or scheduled castes. Though the Indian Constitution under Article 17 abolished untouchability and made it a punishable offence, the practice still exists in various forms across villages and even urban areas. The irony is stark. India aims to become a global superpower, yet millions of its citizens remain victims of a discrimination rooted in an ancient mindset. तो इसमें देखिए आपको जो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा एड्रेस हो गया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस भी आ गया है। तो ये सब चीज़ें ना आपको वो प्रैक्टिस से ही आएगी। इसके बाद आप देखिए इसमें सोशल एक्सक्लूजन की बात कही है। फिर उसके बाद इसमें एक एग्ज़ाम्पल ऐड किया गया है 2023 में। एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ राजस्थान में, जहाँ पर क्या हुआ, एक दलित स्टूडेंट को मारा पीटा गया। और ये घटना जो है वो आम है, यूपी बिहार में ये सब आपको अक्सर देखने को मिल जाता है। इसके बाद इसमें एक और रेफरेंस देखने को मिलता है आपको, जैसे कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। इसमें फर्दर हाईलाइट किया है फेलियर इन इन्फोर्सिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसमें रेफरेंस देखने को मिल जाता है आपको। फिर गांधी जी का इसमें रेफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको ना बेहतर तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। और ये फैक्ट और डेटा को जो है मैंने क्रॉस वेरीफाई कर करके इसमें ऐड किया है। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।
उसके बाद इसमें एक चीज़ देखिए और ऐड होगी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी का इसमें रेफरेंस है। तो देखिए जो भी बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनका इसमें रेफरेंस देखने को मिल जाता है। स्वामी विवेकानंद का कोट इसमें ऐड किया हुआ, जैसे द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी, द मोमेंट आई स्टैंड इन रिवरेंस बिफोर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम, दैट मोमेंट आई एम फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम हिंदी का ऐसे लिखेंगे, उसमें भी हम कोट लिखेंगे। पहले कोट क्या है, अगर युवा खाली हाथ है तो राष्ट्र की उंगलियां भी शून्य होगी। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि भारत जैसा युवा राष्ट्र के लिए बेरोजगारी केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या भी बन चुकी है। जब कोई पढ़ा लिखा युवा अपनी योग्यता और प्रयासों के बावजूद नौकरी नहीं पाता तो ये उसकी उम्मीदों और आत्मसम्मान पर गहरा आघात करता है। आज भारत की सड़कों, चौराहों और परीक्षा केंद्रों पर लाखों हजारों लाखों युवा हाथ में डिग्रियां लिए नौकरी की तलाश में भटकते हुए दिखाई देते हैं। ये दृश्य केवल आंकड़ों की चिंता नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आपात स्थिति की चेतावनी है। फिर इसके बाद लिखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या के कई कारण हैं। अर्थव्यवस्था की धीमी गति, शिक्षा प्रणाली का रोजगार से असंबंधित होना और टेक्निकल चेंजेस और गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में पारदर्शिता या व गति की कमी। पढ़ाई के बाद युवाओं को इस बात की चिंता रहती है कि उन्हें रोजगार मिलेगा या नहीं। हर वर्ष लाखों छात्र विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त करते हैं, परंतु बाजार में उनके लिए पर्याप्त नौकरियां ही नहीं हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवा बेरोजगारी दर 15% से अधिक थी, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है। इसके बाद देखिए आप इसमें रेफरेंस डाला गया है बिहार, राजस्थान, हरियाणा का, जहां सरकारी भर्तियों में बार बार देरी और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं की मानसिक स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है कि कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी हैं। जब देखिए आप ऐसे जब क्रिटिकल टॉपिक को लिखते हैं ना, तो उसमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपने उसके सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं दिखाना है, आपको पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव को बैलेंस करके चलना है, ताकि ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि आपका झुकाव एक तरफ ही ज़्यादा है। इसलिए बैलेंस रखना है हमेशा। तो इसमें देखिए जैसे सरकार ने बेरोजगारी से निपटने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है, और शिक्षा नीति 2020 में भी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इस तरह से इसको आप लिखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। बेरोजगारी केवल सरकार की समस्या नहीं, ये समाज की हर वर्ग की चिंता होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुख बनाना होगा। देखिए शब्दों का भी चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पर रोजगारोन्मुख है, यहाँ पर मैं रोजगार के अनुरूप भी लिख सकता था, पर थोड़ा सा भाषा का भी एक अपना प्रभाव होता है, इसलिए कोशिश करनी है कि बीच में थोड़े से क्लिष्ट शब्द हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। उद्योग जगत को युवाओं को प्रशिक्षण व अवसर देना होगा और युवाओं को भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना होगा। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना था कि यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो इसी के साथ आप देखेंगे कि भारत का युवा यदि दिशा, अवसर और विश्वास पाए तो वह न केवल अपनी बेरोजगारी मिटा सकता है, वह राष्ट्र को भी समृद्धि को ले जा सकता है। फिर एंड में भी एक कोट लिखा हुआ कि अगर देश का युवा हाथों में डिग्री लेकर दर दर भटकता रहे तो वह डिग्री नहीं, व्यवस्था की असफलता का प्रमाण पत्र है। इसलिए आप इस तरह से ऐसे को एड्रेस करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अब देखिए हम फाइनल फेज़ में आ चुके हैं, अब इसकी कोई मतलब इम्पोर्टेंस रह नहीं जाती अगर आप लोगों ने खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो मैं एक बार ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग लिखते क्या हैं और किस तरह से लिखते हैं। एक बार मुझे आप अपनी कॉपियाँ जो है वो टेलीग्राम पे भेजें, आप मुझे पर्सनली भेज दीजिए। 2-4 बच्चों की कॉपी भी दिख जाएगी तो मुझे बस जैसे इत्मीनान जैसा हो जाएगा कि नहीं वाकई में जो हम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हो रहा है आपको। तो इस तरह से आपने इन PDFों को संभालो, या जैसे भी आपको लगता है खुद लिखते हैं आप हैंड रिटन तो और भी अच्छी बात है। तो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ऐसा ना हो कि आपकी रिदम टूट जाए फिर। तो इसलिए बहुत क्रूशियल है, ये बहुत क्रूशियल फेज़ है आप सबके लिए। और एक चीज़ और, मैं टाइपिंग के बारे में आपको एक वीडियो में गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे आपको हेल्प मिलेगी और कहाँ से आपको ये हेल्प मिल सकती है, उसके बारे में भी बात करूँगा आपसे। पर थोड़ा सा मैं भी बिजी रहता हूँ तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है। थैंक यू।